नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आयोग की अगली कड़ी में बात करेंगे। मैंने पिछले आयोग में बात कर लिया था, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग और इन्फॉर्मेशन कमीशन। अब उसके बाद एक नया आयोग है जो कि NCSC मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियों के लिए कमीशन जो बना है वो है अपना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो उसकी चर्चा हम कर लेते हैं, जिसको अनुसूचित जाति आयोग बोलते हैं। ध्यान रखिए कि अभी हम बात करें केवल अनुसूचित जाति, ना कि जनजाति, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे अनुसूचित जाति अपने देश में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं, ऐसे जातियां होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाता, उनको शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है। और इसी तरह लगभग अनुसूचित जाति भी हैं, मतलब जिनको समाज में एक सोशल अपना वो नहीं मिल पाता, स्टैंड नहीं मिल पाता है, और उस समाज के कहीं ना कहीं मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते, समाज को मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं, जिनको हम अनुसूचित जनजाति या फिर जाति बोल लेते हैं। तो अनुसूचित जनजाति मोस्टली जंगलों पे निवास करती थी, वो और ज़्यादा पिछड़ी हैं, और अनुसूचित जाति उनसे थोड़ा सा ऊपर। तो अनुसूचित लेकिन सोशली रूप से काफ़ी बैकवर्ड मानी जाती हैं ये जनजातियाँ, ये जातियाँ, क्योंकि इनको समाज में छुआछूत, अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इनके साथ। समाज में लोग इनके साथ ढंग से बैठते नहीं हैं और ढंग से पेश नहीं आते हैं जिस तरह एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ आना चाहिए। तो इन्हीं सब सारी समस्याओं को देखते हुए, सारी प्रॉब्लम को देखते हुए कि संविधान में भी इनका, जैसे कि आप सबको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का मेन योगदान रहा है अपने संविधान को कॉन्स्टिट्यूट करने में। तो वो भी SC वर्ग से आते थे, तो वो सारी चीज़ें वो समझते गए, पहले से ही सारी चीज़ें समझ गए कि अभी जब इतना दिक्कत है तो आगे बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग से ही क्या किया कि ये सोच के रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस वर्ग को हम जगह दिलाएंगे जिससे इनके साथ अन्याय ना हो पाए, ठीक है। तो हमेशा SC वर्ग के लिए ही मोस्टली बाबा साहब अम्बेडकर जी लड़ते रहे, ठीक है। तो अभी NCSC की हम बात कर लेंगे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की हम बात करेंगे यहाँ पे, मतलब अनुसूचित जाति आयोग। जाति, अब हम बात करेंगे कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात कर लेते हैं कि 1950 में भारत अपना आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान बन गया। उसके बाद क्या हुआ, सारी चीज़ें देश में व्यवस्थाएं चलते रहें, सारा कुछ आपको घटनाक्रम पता ही है कि इमरजेंसी लगी, कुछ मतलब सारे बहुत सारे PM आए, बहुत सारे राष्ट्रपति आए। फिर एक सन आता है आपका 1978, 1978 में इसका क्या होता है कि प्रयास करते रहे कुछ नेता हो गए, कुछ ऐसे लोग हुए जो SC वर्ग के उत्थान के लिए काम करते रहे। तो 1978 में बहुत लोगों के प्रयास से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो आयोग है, मतलब एक गैर संवैधानिक आयोग के रूप में ये आया, मतलब हमारे दिमाग में, हमारे जो उस समय के नेता थे, लीडर थे, कि इसको एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में बना दिया जाए। तो इसको एक गैर संवैधानिक संस्था बनी, जिसको क्या बोला गया कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ठीक है। फिर उसके बाद 1987 में इसका नाम क्या हुआ, 1987 याद, आप ये आपको एग्जाम के लिए बहुत रैपिड हम लोग रिवीजन करें, इसलिए ज़्यादा हम लोग डिटेलिंग नहीं करें। तो 1978 में ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, मतलब गैर संवैधानिक था। 1987 में नेशनल SC एंड ST आयोग बना, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग कब कहला, दोनों मिला के, ये आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, मिक्स। तो ये 1987 में हो गया, ठीक है। यहाँ गैर संवैधानिक संस्था बनाने की बात की गई। फिर इसके बाद इसको क्या किया गया कि दोनों मिला के जाति और जनजाति आयोग बनाया गया, ठीक। फिर आया एक 3 साल बाद 1990 में क्या हुआ,
एक संविधान संशोधन होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन आपको पता ही है, आर्टिकल 368 में वर्णन है। तो उसके तहत क्या हुआ, 65वां संविधान संशोधन आया और इसको क्या मिला, यहाँ से इम्पोर्टेंट आपको यहाँ से है कि 1990 में 65वां संविधान संशोधन के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू दी गई। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू देने के बाद 2004 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और ये 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। उसके तहत फिर जाके 2004 में, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एसटी और एससी आयोग सेपरेट कर दिए गए। ये आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि एसटी और एससी आयोग सेपरेट कब कर दिए गए, 2004 में। तो कुल मिला के अपना बात यही है कि एसटी आयोग की स्थापना 2004 में हुई और एससी आयोग की भी स्थापना 2004 में हुई। अगर पीछे की बात करें तो 1990 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक वैलिडिटी मिली है। उसके पहले 1978 में पहली बार विचार आया था। ठीक है, फिर हो गया, इतनी तो बात हमने बैकग्राउंड की कर ली। अब बैकग्राउंड की बात करने के बाद फिर थोड़ा सा बात करेंगे इसका वर्णन, आखिर जब संविधान में कहाँ पे है। तो संविधान में आर्टिकल जो पार्ट नंबर 4 पार्ट एक्स भी आई, पार्ट 16 इसमें क्या है, आर्टिकल 338 इसमें आपका क्या है, वर्णन है किसका, इस अपने आयोग का। ठीक, कौन से आयोग को, NCSC आयोग का। ठीक, फिर इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की ईयर इसमें आती है। तो इस्टेब्लिशमेंट की ईयर आयोग की कब मानी जाएगी, तो इस्टेब्लिशमेंट की ईयर आपकी 2004 में मानी जाएगी, क्योंकि उसके पहले क्या था कि ये आयोग अलग अलग नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इतनी बातें कर ली। फिर इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट 19 फरवरी 2004, ये आपको डेट सीधे याद रखना है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक संवैधानिक संस्था है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। NCSC का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक, अब नई दिल्ली के अलावा इसमें 12 जगह ऐसे हैं जो रीजनल हेडक्वार्टर जाने जाते हैं। जैसे हेडक्वार्टर एक नई दिल्ली में है, लेकिन आपको पता है इतना बड़ा कंट्री है तो उसमें हर जगह दिक्कतें आएंगी, इनसे रिलेटेड कोई भी समस्या होगी, कोई भी इनके साथ इंक्वायरी करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा कि हर जगह आपको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना पड़ेगा, हर जगह आपको रीजनल करना पड़ेगा। तो 12 जगह पे यहाँ पे रीजनल हेडक्वार्टर यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो इस 12 हेडक्वार्टर को मैं देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में अगर देखें तो ये आपका है चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ के बाद अहमदाबाद हो गया। अहमदाबाद के बाद हो गया आपका पुणे में हो गया। ठीक है, यहाँ किनारे चल रहे हैं। ठीक है, फिर बेंगलोर में हो गया, फिर तिरुवनंतपुरम में हो गया और चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, पटना हो गया और लखनऊ हो गया, एंड इधर गुवाहाटी हो गया, अगरतला हो गया। ठीक, आई होप ये 12 के 12 नाम आप फिर से वीडियो धीरे करके या फिर बैक करके देख सकते हैं। ठीक, अब अपने मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश कौन से जोन में आता है, हैदराबाद वाला जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसके जोन के अंतर्गत जो भी आएगा उसमें आएगा। ठीक, इतनी बात हमने कर लिया है कि इस्टेब्लिशमेंट 19 फरवरी 2004 को हो चुका है। NCSC का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये पता ही है आपको। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर हो गया, 12 रीजनल क्षेत्र हो गए। फिर नोडल एजेंसी की अगर बात कर लें तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय एवं क्या सशक्तिकरण मंत्रालय। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर स्ट्रक्चर के सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी आयोग का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में 1+1+3 1+1+3 1+1+3 का मतलब क्या होता है कि 1+1+3 मतलब एक आपका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, एक राज्य मंत्री, एंड तीसरा क्या है, सेक्रेटरी मतलब सचिव होगा। ठीक, एक अध्यक्ष होगा, 2 अशासकीय, ये सॉरी क्या बोलते हैं, 1-1-3 में एक अध्यक्ष होगा, एक आपका उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, तो जो अध्यक्ष होगा उसको एज ए कैबिनेट मिनिस्टर क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, और जो ये एक
उपाध्यक्ष होगा इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त रहेगा। सिक्योर और सेक्रेटरी जो होगा एक क्या होगा, सचिव होगा आपका। तो इतनी बातें हो गई। फिर अपॉइंटमेंट कौन करेगा इसमें, अपॉइंटमेंट कौन देगा इसमें, इस आयोग में, तो अपॉइंटमेंट देने की बात है जो, तो अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट। अब जैसे कि ये संवैधानिक पद है तो इसमें प्रेसिडेंट आपको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, सैलरी भी कौन देगा, प्रेसिडेंट के निर्धारित करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक एक तीन हमने बात कर लिया, एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर दर्जा प्राप्त, एक राज्य मंत्री, एक सेक्रेटरी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ठीक है। तो जो अध्यक्ष होगा वो व्यक्ति एससी का सदस्य होना चाहिए, एससी मतलब एससी कैटेगरी का, ठीक है। सोशली एंड पॉलिटिकली एक्टिव व्यक्ति होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी को हम उठा के बना दिए कि आप बन जाओ एनसीएससी के अध्यक्ष, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि रिपोर्ट किसको देंगे। रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, सॉरी रिपोर्ट क्या करेंगे मतलब अपना रिपोर्ट जो एक साल का पूरा हिसाब किताब बना के प्रेसिडेंट को देंगे, और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, पार्लियामेंट में इसको ले जाएंगे और चर्चा करेंगे दोनों सदनों के, मतलब संयुक्त सदन भी बुला सकते हैं चर्चा करने के लिए, ठीक। इसके बाद फिर और जो किसी राज्य से संबंधित जो मामले हैं उनमें राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेज दिया जाएगा। फिर इसमें होगा फंक्शन, एनसीएससी आयोग का आखिर फंक्शन क्या है, मीन्स कार्य क्या है, क्या क्या इसके क्यों ये गठित किया गया है, क्या करने के लिए। तो फंक्शन में बात कर लेते हैं कि जो एससी है, एससी मतलब अनुसूचित जाति, एससी के जो राइट्स एंड वायलेशन का इंक्वायरी, जितने भी एससी हैं, जितने भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उनके जो अधिकार है उनके हनन हो रहा है, अगर वायलेशन हो रहा है तो उनका इंक्वायरी करेंगे। कौन करेगा, ये कमीशन, एनसीएससी, ठीक है। फिर एससी के वेलफेयर के लिए रिकमेंडेशन, सिफारिश देगी उनके लोक कल्याण के लिए। एनसीएससी बहुत सारा सिफारिश दे सकते हैं कि भाई ये करना चाहिए जिससे उनको और लोक कल्याण हो पाए, ठीक। फिर उसके बाद अगर नई जाति है, अगर कोई नई जाति है अपने देश में तो उसको मतलब क्या कर सकता है, एनसीएससी जो है रिकमेंड कर सकता है, सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को कि आप ये इसको भी उसमें अनुसूचित जाति की लिस्ट में जोड़ा जाए, ठीक। फिर अगला काम है एससी डेवलपमेंट, मतलब एससी वर्ग के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड रिसर्च करना, एंड डेवलपमेंट, रिसर्च होगा और डेवलपमेंट उनके उस वर्ग के लिए किया जाएगा, ठीक है। सुपरविजन मतलब उनके पूरे एससी के उत्थान के लिए, बढ़ावा के लिए उनका सुपरविजन किया जाएगा कि आखिर पहले देखेंगे सुपरविजन जो क्या क्या चल रहा है, उनमें कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई अधिकार तो उनका छीन नहीं रहा, तो सब सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग करेगा कौन, एससी आयोग, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि राइट एज ए सिविल कोर्ट, एनसीएससी को अधिकार है किस तरह, एक सिविल न्यायालय की तरह, सिविल न्यायालय की तरह ही इस कोर्ट को अधिकार प्राप्त हैं, इस आयोग को प्राप्त है, ठीक। अब इतनी तो बातें हमने कर लिया थोड़ा सा एनसीएससी। अब एनसीएससी जैसा कि हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के तहत इसमें कौन कौन से मतलब ऐसे प्रावधान है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में जो किससे रिलेटेड है, एससी से रिलेटेड है। तो एससी से रिलेटेड बहुत सारे अधिकार हैं और प्रबंध हैं। जैसे कि आप हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15(4), तो आर्टिकल नंबर 15(4) की बात करें, 15(4) की बात करें तो एससी के उन्नति के लिए स्पेशल प्रोविजन, मतलब एससी या फिर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए क्या किया गया है, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है अपने कहाँ पे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन है उनके उन्नति के लिए, कुछ जैसे दिए गए हैं, ठीक है। एसटी और एससी सबके लिए दिए गए हैं, तो एससी के लिए स्पेशल प्रोविजन 15(4) में दिया गया है। आर्टिकल 17 सबको आपको पता है, बहुत ही फेमस है कि अस्पृश्यता कांड, वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक। फिर आर्टिकल 46 में क्या है, सोशल इंजस्टिस से सिक्योरिटी, जो अनुसूचित जाति वर्ग को सोशल इंजस्टिस, सामाजिक असुरक्षा है या फिर सामाजिक न्याय से सिक्योरिटी महसूस मतलब देंगे कि उनके साथ सामाजिक अन्याय ना होने पाए, वो सिक्योरिटी राज्य की दायित्व बनेगा। ये डीपीएसपी पे आपका
लिखा हुआ है। राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका जो है सोशल जस्टिस को ध्यान में रख के उनका सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कि उनके साथ कोई अन्याय ना होने पाए। ठीक है, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आपको सबको पता है कि लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी क्या है, उनको रिजर्वेशन मिला हो सीटों में चुनाव लड़ने का, तो वही 330 और 332, 330 में लोकसभा और 332 में विधानसभा में आरक्षण है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने NCSC की बात कर ली है। अब संवैधानिक उपबंध की बात कर लेते हैं कि आयोग जो है ये बन गया अपना आयोग, कौन सा, NCSC। ठीक है, तो NCSC में जो कितने आयोगों में क्या क्या संवैधानिक उपबंध है, तो हम बात कर लेंगे 8-9 वो है, जिसमें आर्टिकल 338 में आपका वर्णन है, तो SC कमीशन का। ठीक है, SC कमीशन का वर्णन किस में है, आर्टिकल 338 में क्या है, इसका गठन है। 2 में क्या है, स्ट्रक्चर होगा और सेवा शर्तें किसकी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के। 3 में क्या है, अपॉइंटमेंट है, कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। 4 में क्या है, पावर ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसको स्वयं से वो मतलब अपने से आत्मसात करके कि प्रोसेस क्या क्या करना है, वो खुद में शक्तियाँ होती हैं आयोग के पास, तो 4 में है। 5D में क्या है, रिपोर्ट है। रिपोर्ट किसको करेंगे, NCSC, तो प्रेसिडेंट को करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि 6 में क्या है, तो 6 में है रिपोर्ट है। रिपोर्ट किसको देंगे, रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में प्रस्तुत होगी, यह ध्यान रखना है आपको कि RP रिपोर्ट जो है आपको कहाँ प्रस्तुत होगी, तो वो आपके पार्लियामेंट में प्रस्तुत होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 337 में। 337 में क्या है, देखिए 6 में आपका क्या हो गया, रिपोर्ट हो गया पार्लियामेंट में। 7 में क्या है, रिपोर्ट हो गया जो है राज्यपाल को भेजी जाएगी। सॉरी, अभी हमने यहाँ से थोड़ा डाउट हो गया कि देखिए आर्टिकल 4 में क्या है, पावर ऑफ प्रोसेस, मतलब जो भी प्रोसेस है, जो भी काम है उसकी मतलब आयोग के, वो खुद की शक्ति इसके ऊपर निर्भर है कि जो प्रक्रिया होगी मैं खुद करूँगा। ठीक है, तो पावर ऑफ प्रोसेस 4 में है। फिर 5 में है रिपोर्ट है प्रेसिडेंट को। फिर 6 में क्या है, रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट होगा पार्लियामेंट के पटल पे रखी जाएगी। फिर 6 हो गया। 7 में हो गया आपका रिपोर्ट है जो राज्यपाल को भेजी जाती है कुछ, ठीक है, संबंधित राज्य को। ठीक, उसके बाद फिर 38 सिविल कोर्ट की पावर, आर्टिकल 338 में सिविल कोर्ट की पावर प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 339 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सलाह ले सकता है। ठीक है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाता है, अनुसूचित जाति से संबंधित कोई लॉ लाता है, कोई एक्ट लाता है, तो NCSC आयोग से क्या लेगा, सलाह लेगा। ठीक है, और 338(10) में ये था कि एंग्लो इंडियंस को भी NCSC SC की तरह ही मानेगा, ST नहीं, SC की तरह ही मानेगा। ठीक है, उनको भी यही अधिकार देगा, वही संरक्षण देगा। तो इस तरह हमने संवैधानिक उपबंधों की बात कर लिया। अब फिर बात करेंगे कि इसमें अध्यक्ष कौन थे और अभी कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो SH रामधन, ठीक है, तो SS रामधन क्या थे, जब संयुक्त था, मतलब NCSC का पूछा जाए अध्यक्ष कौन था, तो SS रामधन जब संयुक्त NCSC और NCST था तब वो थे सदस्य, पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं जब से 2004 से क्या हो गया, अलग हो गया, तो उसके बाद से फिर कौन है अध्यक्ष, सूरज भान पहले अध्यक्ष थे। और प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में आपके हैं विजय सांपला प्रेजेंट में अध्यक्ष है इसके। और बीच में एक बात कर लेते हैं, एक नाम है जिसका नाम है PL पूनिया, 2 बार रह चुके हैं इसके NCSC के अध्यक्ष। ठीक, तो सूरज भान को आपको याद विशेष रखना है। अगर संयुक्त की कभी आ जाए तो SS रामधन की याद करना, जब पहले था, जब अलग अलग नहीं हुए थे। ठीक है, तो इतनी बातें हमने NCSC आयोग में कर लिया है। अब MPSC की बात कर ले, मतलब मध्य प्रदेश शेड्यूल कास्ट आयोग। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश के लिए जो आयोग बना हुआ है उसमें क्या क्या खास बातें हैं, तो इसमें खास बातें आपके कार्य बिल्कुल सेम टू सेम वही होंगे, संवैधानिक वही है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये कब बना, 1995
1995 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया है। कब? 1995 के तहत बनाया गया है। उसके बाद फिर 29 जून 1995 इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपका ये जो डेट है, डेट ऑफ फॉर्मेशन, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 29 जून है। उधर क्या है? उधर तो आपको फिर 19 फरवरी है। ठीक है, 19 फरवरी 2004 है। ये 29 जून 1995 है। बाकी अगर ये हमारा पहले से ही बन गया है, ठीक है, और कभी कुछ ना आए तो 19 फरवरी ही आप यहाँ भी डाल दीजिएगा, ऑप्शन में ना रहे तो। ठीक है, बाकी 29 जून 1995 को बना है। ठीक है, भोपाल में है हेडक्वार्टर। संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष होगा, 2 नॉन गवर्नमेंट, 2 अशासकीय व्यक्ति होंगे और एक सचिव होगा। तो 121 यहाँ याद रखना और यहाँ पे याद रखना है आपको 113। और अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये संवैधानिक पद है। तो आपको लगता होगा कि राज्यपाल करेंगे, लेकिन राज्यपाल नहीं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है अपॉइंटमेंट। और टेन्योर 3 ईयर, 3 ईयर, रिमूवल और रेजिग्नेशन स्टेट गवर्नमेंट। रिपोर्ट किसको देंगे? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे? विधानसभा में अपना रखेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हमने अपने स्टेट के बारे में बात कर लिया। आनंद अहिरवार जो क्या है, इसके प्रेजेंट में मतलब अध्यक्ष है। ठीक है, इतने आपको ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हो जाता है यही कि आपका स्ट्रक्चर कितने हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि कौन सी टाइप की निकाय है बॉडी। ठीक है, यहाँ इसकी बात कर ले। एनसीएससी में टेन्योर की हमने बात नहीं किया था, अभी याद आया। 3 साल जो है इनका टेन्योर होगा और मैक्सिमम 2 बार बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते इसके अध्यक्ष और सदस्य। ठीक, तो अभी हम बात करें रिमूवल और रेजिग्नेशन हो गया। रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट। आनंद अहिरवार यहाँ के बन गए, कौन अभी प्रेजेंट में है? एमपी अनुसूचित सलाहकार मंडल। एमपी अनुसूचित सलाहकार मंडल का संबंध एनसीएससी आयोग से है। यह आर्टिकल 244(1) के तहत बना हुआ है, जिसमें 25 सदस्य होंगे। ये अपना मतलब सलाह देते रहेंगे एनसीएससी आयोग को। तो इस तरह हमने रिवीजन करने की कोशिश किया है एनसीएससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग की। आई होप इस वीडियो को आप देखेंगे और बहुत क्विक रिवीजन कर लेंगे।